हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का सेकंड लेक्चर देखेंगे हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो फेवरेट रिएक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमने उस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का क्या मतलब वहाँ होता है नहीं होता है, ये भी देखा था हमने। इसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्ड्स सीखे थे। एक सीखा था एक्टिवेटर्स, डीएक्टिवेटर्स। हमने पता भी किया था, जाना भी था कौन से ग्रुप एक्टिवेटर्स होते हैं, कौन से डीएक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स को 3 श्रेणी में बांटा था: स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर और वीक एक्टिवेटर्स। डीएक्टिवेटर्स में भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स और वीक डीएक्टिवेटर्स, आपको याद होगा। इसके अलावा हमने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की भी बात करी थी थोड़ी सी। आज हम लोग उसी टॉपिक पर मेनली बात करने वाले हैं। कौन ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप होता है, कौन मेटाडाइक्टिंग ग्रुप होता है। आज का टॉपिक हमारा है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। मतलब सर, जैसे बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अगर उस ग्रुप के रहने के कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, तो जो ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ था उसको हम लोग ऑर्थो पैराडाइक्टिंग ग्रुप कहते हैं। और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अगर मेटा पोजीशन पे जाता है तो जिस ग्रुप के लगे रहने की वजह से जाता है उसको हम लोग मेटाडाइक्टिंग ग्रुप कहते हैं। हमने बताया था आपको कैसे डिसाइड करें कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैराडाइक्टिंग होगा, कौन सा मेटाडाइक्टिंग। सबसे बड़ा इशू ये है आज, ठीक है। देखते हैं जरा। तो जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल के जरिए ही सीखना शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है OH, ठीक। अब पहली बात, जैसे हमने बेंजीन के साथ OH को जोड़ा, आप जानते हैं OH जो है वो प्लस M इफेक्ट शो करता है। तो OH अपना लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस करेगा और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो इस वजह से OH एक एक्टिवेटर है। पढ़ चुके हैं सर ये, कोई बात नहीं, आज हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। OH एक एक्टिवेटर है क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहा है। ये देखा था आपने। एक और चीज यहां पे देखे जरा, एक ग्रुप NO2। जैसे हम बेंजीन के साथ NO2 को जोड़ते हैं तो रेजोनेंस जो होगा NO2 -R ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है। वहां लिखे +M, तो यहां भी M में ही लिख लीजिए -M। तो रेजोनेंस इधर की ओर होगा, ऐसे होगा। रेजोनेंस खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से घटेगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा स्लो आएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई रिंग पर। तो ये हो गया आपका डीएक्टिवेटर। चर्चा चलिए, बिल्कुल। और एक और चीज लेते हैं जरा, क्लोरीन ले लिया हमने समझाने के लिए। तो जैसे हमने बेंजीन के साथ इस क्लोरीन को जोड़ा, अब हमें ध्यान है कि हैलोजेंस के केस में इनका -I इफेक्ट इनके रेजोनेंस इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। पहले तो ये बताओ हैलोजेंस का यहाँ होगा क्या सर। तो यहाँ तो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो एक तो इनका होता है +R, दूसरा हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते तो इनका होता है -I। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन हैलोजेंस हम जानते हैं कि इनका -I इफेक्ट इनके +R पर डोमिनेट करता है। तो इस वजह से हम इसको कंसिडर करेंगे। इसकी वजह से ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा बेंजीन से, बेंजीन पर। तो इस वजह से ये डीएक्टिवेटर का काम कर रहा है। हमने ये चीज़ें देखी थी, डीएक्टिवेटर का काम कर रहा है। -I ग्रुप है। यहाँ आ जाए, ये हमने उस दिन पढ़ा था OH को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में, NO2 को स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में, और हैलोजन क्लोरीन को पढ़ा था हम लोगों ने वीक डीएक्टिवेटर में, पर पढ़ा था डीएक्टिवेटर में। ये तो हमें समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
ये खींच रहा है और वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण खींच रहा है, माइनस आई के कारण खींच रहा है। ये दोनों डीएक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर। क्लियर है? बिल्कुल। आज तो हमारा इश्यू दूसरा है, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर तो हम पढ़ लिए, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। चलिए अब आते हैं जरा एक बार बेंजीन पर OH लगा हुआ है। दोस्तों, जब हम लोग रेजोनेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ता है। कहां कहां बढ़ता है? रेजोनेंस आपको आता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूं। यहां माइनस आया, अगली बार फिर रेजोनेंस कराया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई, अगली बार माइनस यहां आया, माइनस आने के बाद फिर रेजोनेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, इन तीन पोजीशंस पे ये माइनस चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन खोजता आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खोजता आ रहा है, तो कहाँ आना चाहेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ऑर्थो और पैरा पे आना चाहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से कह दिया गया OH कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सिंपल लग रहा है सर, हमको NO2 का पता करना है, ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा है या मेटा। हमने NO2 को जोड़ा, ठीक बात है सर। हमें पता है NO2 माइनस R ग्रुप होता है, माइनस M ग्रुप होता है, खींचेगा सर। इसका रेजोनेंस ऐसे होगा, बिल्कुल होगा ऐसे, तो ऐसे होगा तो यहाँ क्या आएगा सर? प्लस आएगा। मैं तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि रेजोनेंस आपको आता है और आना चाहिए। फिर अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो ये प्लस यहाँ आएगा, फिर आपको रेजोनेंस कराएंगे तो प्लस यहाँ आएगा। भाई मैं तो पहले ही बोलता हूँ, रेजोनेंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, रेजोनेंस तो आना ही चाहिए। खैर, यहाँ पर आपका 3 जगह प्लस आया, कहाँ कहाँ? दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट खुद है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ अटैक करेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ नहीं अटैक करेगा, तो ये दोनों लोकेशंस बच गए मेटा पोजीशन। तो इस वजह से NO2 को कह दिया गया, NO2 को, कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं कुछ या ट्विस्टिंग बातें बताने वाला हूं, धैर्य से सुने जरा। जब हैलोजन की बात करते हैं तो इसका रेजोनेंस कराएं अगर हम, तो ये यहाँ माइनस आता है, फिर रेजोनेंस कराएं, यहाँ आया माइनस, फिर रेजोनेंस कराएं, यहाँ आया माइनस, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये माइनस पे आएगा। इसलिए हैलोजन जो हो गया, हैलोजन ये वाला चीज, हैलोजन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अब देखिए, OH एक्टिवेटर होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NO2 डीएक्टिवेटर होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्लोरीन डीएक्टिवेटर होता है, लेकिन ये डीएक्टिवेटर है, मेटा डायरेक्टिंग है। ये क्लोरीन डीएक्टिवेटर है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है, आप देखें ध्यान से, यहां कुछ समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर तो ठीक है, वो एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये डीएक्टिवेटर, ये मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आंसर सही है। पर मेरे को एक समस्या है दोस्त, यहां आपने हैलोजन का माइनस आई ले लिया कि ये खींचेगा भाई, प्लस आर नहीं लिया आपने, यहां रेजोनेंस नहीं कराया, यहां माइनस आई ले लिया, और आप बोल रहे हैं कि ये डीएक्टिवेटर है उस वजह से, और यहां पर आपने इसका रेजोनेंस करा दिया और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डिसाइड कर लिया। मतलब जब मन करे तो कभी माइनस आई ले लो और इस क्वेश्चन में आंसर लाने के लिए आप प्लस आर कर दो, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? आंसर सही है पर ये तरीका उचित नहीं लगा सर। यहां लग रहा है कि माइनस आई बड़ा फैक्टर होता है प्लस आर पे, और यहां रेजोनेंस करा दिया तो एक बार को लग रहा है कि प्लस आर बड़ा फैक्टर है माइनस आई पे। कुछ सही नहीं है, यहां थोड़ा गड़बड़ है। दरअसल दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं नीचे, जो हमने बनाया है, जो लिखा है, जिस तरह से कि रेजोनेंस करा के यहां माइनस आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल माइनस पर आना चाहेगा, रेजोनेंस करा के यहां प्लस आ गया तो यहां प्लस पे तो आना नहीं चाहेगा, और यहां माइनस है तो माइनस पे वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये कंसेप्ट अच्छे स्तर पे गलत है, ये सही कंसेप्ट नहीं है। ठीक है,
कुछ आंसर लाने के लिए फटाफट काम कर लेते हैं, पर दिस इज नॉट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नहीं है। आप इस तरह से ऑर्थो पैरा एमेटर डायरेक्टिंग डिसाइड नहीं कर सकते। फिर कैसे कर सकते हैं, मैं इसको जरा रब करता हूं फिर आपको बताता हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था ये तरीका जो हम लोगों ने अभी देखा वो सही नहीं है, टाइम पास तरीका है। जनरली बच्चे कई बार यूज़ कर लेते हैं, 90% 80% केसेस में आंसर भी आ जाता है सही से, पर वो सही तरीका ही नहीं है। फिर क्या तरीका है, एक लाइन ध्यान रखिएगा आप, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान है ना, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स डिसाइड्स द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को डिसाइड करती है, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। मतलब सर फिर से एक बार उठाते हो क्वेश्चन, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर रहे थे सही कर रहे थे, हम लोगों ने जो लिखा था ऊपर वाला एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर वो सही था। प्रॉब्लम है नीचे में कि ऑर्थो पैरामीटर जो डिसाइड किया वो सही नहीं था। फिर सर चलिए एक बार फिर से उठाते हैं क्वेश्चंस को। हमने लिया था OH, आपको याद होगा, तो इस OH को सबसे पहले पता करने के लिए कैसा है, आप इसको बेंजीन से जोड़िए। जोड़ दिए सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, प्लस R की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, एक्टिवेटर है, ये तो समझ में आ रहा है सर। आगे बढ़िए, एक्टिवेटर वाला तो हो गया था। दरअसल आप एक काम करिए, इससे एक बार इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़िए। देखिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पे जुड़ेगा तो प्लस आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस यहां आकर जुड़ेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा माइनस के साथ, तो यहां प्लस बचेगा। मतलब इस तरह से मैं लिखना चाहूंगा, ऐसे है, ये OH है, ये डबल बॉन्ड है, हमने देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा तो प्लस ये आया। इस केस में हम ये रहा OH, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ा तो हमारा प्लस यहां बना। इस केस में हमने इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे जोड़ा, प्लस हमारा यहां बना। ये देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बन गया। अब हमको डिसाइड करना है, कह रहा है हमने बना लिया, एक बार एक इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जोड़ा, मेटा पे जोड़ा, पैरा पे जोड़ा, हमने जो बना लिया प्लस सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ना चाहिए था, यानी कि OH को कैसा होना चाहिए था। हम यहां देखते हैं अच्छे से कि प्लस चार्ज यहां है, एक RS ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये प्लस रेजोनेंस करके यहां आएगा, दूसरा RS हो जाएगा, फिर ये प्लस रेजोनेंस करके यहां आएगा, तीसरा RS, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्लस O पे लोन पेयर, एक बॉन्ड का गैप और प्लस चार्ज, तो ये बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग। तो ये 3 RS प्लस बैक बॉन्डिंग, ये कार्बन पर जो प्लस है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस बैक बॉन्डिंग समझ रहे हैं ना। यहाँ प्लस चार्ज यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है और एक बॉन्ड का गैप है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजर है। यहां आते हैं दोस्तों, इस केस में ये प्लस यहां है, एक RS तो ये है, अगली बार रेजोनेंस करके यहां आ रहा है, ठीक है, प्लस अगली बार रेजोनेंस करके यहां जाएगा, यहां नहीं आ रहा, ये प्लस यहां से यहां आया और यहां आया, यानी कि जब प्लस यहां नहीं आया तो इसका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, यानी कि ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस नो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग नहीं है इसमें। इस केस में बात करें, प्लस एक RS है यहां पे, शुरुआत वाला स्ट्रक्चर खुद भी अपना एक RS होता है, यहां से यहां आया दूसरा RS और फिर यहां से यहां आया तीसरा RS, 3 RS यहां भी बन रहा है। लेकिन जब प्लस रेजोनेंस करके यहां आया तो प्लस एक बॉन्ड का गैप और ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग होगा 3 RS प्लस बैक बॉन्डिंग, 3 RS प्लस बैक बॉन्डिंग। आप देख रहे हैं ना,
तो ये नो बैक बॉन्डिंग, ये दोनों बैक बॉन्डिंग, यानी कि बैक बॉन्डिंग भी है, इस वजह से ये मोर स्टेबल, देखिए ये मोर स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। और ये वाला नो बैक बॉन्डिंग है तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो आप देखिए जब हमने ऑर्थो पे जोड़ा और पैरा पे जोड़ा तो ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यही इसी वजह से ये जो OH आप देख रहे हैं, OH वी विल कॉल इट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये सही तरीका है, कंसेप्चुअल तरीका है। सर लंबा है, कोई लंबा नहीं है भाई, सिंपल सा बात है, बिल्कुल सिंपल है। हमने एक बार ऑर्थो पे जोड़ा, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना उसकी स्टेबिलिटी देख ली, जहां ज़्यादा स्टेबल बना वहां जुड़ना चाहिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है, कंसेप्चुअल तरीका है। सर हमें दूसरा वाला समझाइए ना जरा, मतलब कौन सा, NO2। सर NO2 का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आसान। हमने बेंजीन से NO2 को जोड़ा, एक बात तो पक्का है, NO2 माइनस R ग्रुप होता है, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींचेगा, कोई डाउट नहीं इसमें, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, तो ये डीएक्टिवेटर है, बिल्कुल है डीएक्टिवेटर, ठीक बात है। लेकिन हमको अगर ये पता करना है कि ऑर्थो पैरा मेटा कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है इसका, तो सिंपल सा तरीका है कि एक बार हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ा, तो प्लस यहां आया। एक बार हमने इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ा तो प्लस हमारा यहां आया। और एक बार इलेक्ट्रोफाइल को हमने पैरा पे जोड़ा, पैरा पे यहां, तो प्लस यहां आएगा। अब इन तीनों को आप देख रहे हैं, देखते हैं जरा कौन स्टेबल है। सर 3 RS तो हर केस में दिख रहा है, प्लस यहां यहां यहां, प्लस यहां से यहां, यहां से यहां, प्लस यहां, फिर यहां, फिर यहां, 3 RS तो सब में दिख रहा है। पर एक समस्या है दोस्तों, ये प्लस यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, प्लस यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, ठीक है। ये प्लस यहां आ रहा है, इस कार्बन पर आ रहा है जिसके बगल में जस्ट नाइट्रोजन है। ये प्लस तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि NO2 के जस्ट बगल में है, पर इस केस में ये प्लस यहां आया और यहां से यहां आया, यहां प्लस नहीं आ रहा है, यानी कि NO2 से ये प्लस थोड़ा दूर है। इस केस में यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां है, यहां नहीं आ रहा है, ये ज्यादा नजदीक है। तो यानी कि 3 RS तो इसमें भी है, 3 RS इसमें भी है, 3 RS इसमें भी है। लेकिन अगर ध्यान से देखें हम तो NO2 यहां नजदीक है, इस प्लस से NO2 यहां नजदीक है, यहां दूर है। तो ये दूर होने की वजह से NO2 का जो माइनस आई टेंडेंसी होता है, खींचने का जो टेंडेंसी होता है, तो दूर होने की वजह से कम खींच पाएगा, कम। ये नजदीक होने की वजह से ज्यादा खींच पाएगा। तो खींच के क्या करेगा, खींच के क्या करेगा, ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, क्योंकि ये प्लस दूर है। तो कम खींचेगा यानी कि कम डीस्टेबलाइज करेगा। तो ये हम कह सकते हैं लेस अनस्टेबल। ये यहां से यहां आया प्लस, NO2 बिल्कुल नजदीक है, अपना माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा, तो ये मोर अनस्टेबल। और ये फिर मोर अनस्टेबल। तो अगर आप देखें इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में स्टेबल कौन हुआ, ये या, और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ा है, मेटा पे। इसलिए जब NO2 रहेगा तो जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, ग्रुप आकर जुड़ेगा, वो मेटा पे जुड़ेगा। इस तरह से डिसाइड होता है हमारा। OH ऑर्थो पे, NO2, OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग,
NO2 मेटा डायरेक्टिंग। तो हम देख रहे हैं कि ये बात हमें समझ में आ रही है। अब हम Cl का देखने वाले हैं, आप इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रब करूंगा इसको। तो हमने बच्चों OH का देखा, NO2 का देखा। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आया, NO2 मेटा डायरेक्टिंग आया। सबसे बड़ा सवाल सर हमारा Cl के केस में था। एक बार चलो Cl को भी देख लेते हैं। Cl, हमने बेंजीन के साथ Cl को जोड़ा, ठीक है। Cl का माइनस आई, हैलोजेंस का माइनस आई उनके प्लस आर पर डोमिनेट करता है, हम जानते हैं। तो ये खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है, खींच रहा है प्लस आर से, तो खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है बेंजीन रिंग पर, और घट रहा है, इस वजह से ये डीएक्टिवेटर है। ये तो समझ में आ रहा है सर। अगर हमको ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग पता करना है तो हमको क्या करना चाहिए, जो हम करते आए, इसका कंसेप्चुअल तरीका क्या है, और कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट्स पे सवाल रहा है, केवल ट्रिक से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि भले आप ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, कंपटीशन के क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं और वो ट्रिक से होंगे नहीं, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट से सीखिए। तो ठीक है, हमने एक बार ऐसे लिया Cl और इलेक्ट्रोफाइल को हमने ऑर्थो पे जोड़ा, तो प्लस यहाँ बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक बार हमने इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ा, मेटा पे जोड़ा तो प्लस यहाँ बना। यहाँ देखिए, एक बार हमने इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे जोड़ा, प्लस यहाँ बना, ठीक है। अगेन प्लस यहाँ है, रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा 3Rs प्लस वैकेंट ऑर्बिटल, एक बॉन्ड का गैप, और क्लोरीन पे लोन पेयर, तो ये होगा बैक बॉन्डिंग। यहां से प्लस रेजोनेंस करके यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां तो नहीं आ रहा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां तो नहीं आ रहा, तो केवल 3Rs बनेगा प्लस नो बैक बॉन्डिंग। यहां आते हैं जरा, प्लस है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, 1 2 3 Rs, और प्लस जब यहां आया तो बैक बॉन्डिंग, तो 3Rs प्लस बैक बॉन्डिंग। दोस्तों जरा एक बात आप समझ लीजिए, हाइलोजन बहुत इंपॉर्टेंट, हाइलोजन्स का माइनस आई इफेक्ट उनके प्लस आर पर जरूर डोमिनेट करता है, पर बैक बॉन्डिंग पर डोमिनेट नहीं करता। बैक बॉन्डिंग बहुत ही इफेक्टिव रेजोनेंस होता है, तो यहां हम बैक बॉन्डिंग करा रहे हैं। सर इस केस में क्यों नहीं बैक बॉन्डिंग कराते, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर डिसाइड करने के लिए? भाई बताओ कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है जो बैक बॉन्डिंग कराएं? फिर यहाँ बैक बॉन्डिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो एक जगह प्लस बनाई है, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ बन रहा है, जब जोड़ने के बाद बन रहा है, यहाँ नहीं था। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर में तो हमें सिर्फ देखना है माइनस आई और लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये इस वजह से रेजोनेंस प्लस आर, तो माइनस आई डोमिनेट करेगा, खींचेगा। लेकिन यहाँ हम बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे, और इस वजह से ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल है। तो बहुत क्लियर है कि ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे जब जोड़े और पैरा पे जोड़े तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हुआ है, इसलिए क्लोरीन हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया। तो दोस्तों ऐसा है, हमने OH को देखा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था और एक्टिवेटर था। हमने NO2 को देखा, मेटा डायरेक्टिंग था और डीएक्टिवेटर था। सामान्यतः काफ़ी सारे केसेस में ये लग जाता है कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जनरली, जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं वो
मेटड एक्टिंग होते हैं। और हैलोजन के केस में थोड़ा अपवाद टाइप का लग रहा है। क्यों? ऑर्थो पैराड एक्टिंग है, इस हिसाब से इसे एक्टिवेटर होना चाहिए था, पर एक तरफ ये हैलोजन डीएक्टिवेटर है, दूसरी तरफ ऑर्थो पैराड एक्टिंग है। तो कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है, एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो पैराड एक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटर्स आर मेटड एक्टिंग ग्रुप एंड एक्सेप्शन इज हैलोजन। अब ऐसे थोड़े ना चलता है दोस्त, कंसेप्ट चलो, क्यों अकेला हैलोजन, क्यों एक्सेप्शन होगा? बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और एक्सेप्शन क्यों कहें हम उसको कहेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। हाँ, अगर आप सही से कंसेप्ट नहीं लगाएंगे तब तो गड़बड़ तो होगी। तो आपको एक्टिवेटर डिसाइड करने का अलग तरीका है, डीएक्टिवेटेड और ऑर्थो पैराड एक्टिंग, मेटड एक्टिंग डिसाइड करने का आपके पास अलग तरीका है। हाँ, ध्यान रखने के लिए, चूंकि बहुत सारे केसेस में ये लगता है, तो आपके माइंड के किसी कोने में अगर रहेगा ये बात, तो थोड़ा आप फायदे में रहिएगा। कौन सी बात? कि जनरली एक्टिवेटर्स ऑर्थो पैराड एक्टिंग होते हैं, दिमाग में डालिए, और डीएक्टिवेटर्स मेटड एक्टिंग होते हैं, विथ सर्टेन एक्सेप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स ऑन विच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा इस हिसाब से अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे थोड़ा। जैसे हमने लिया एक सवाल, मान लीजिए SET, हमें पता करना है कि ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर, ऑर्थो पैराड एक्टिंग है या मेटड एक्टिंग। तो ठीक है सर, चलते हैं जरा कॉन्सेप्चुअली। सर, इसको हमने बेंजीन के साथ जोड़ लिया, SET जोड़ लिया, S पे लोन पेयर है, इस लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्लस R ग्रुप है, बढ़ा रहा है। तो बेंजीन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन खोजता हुआ जल्दी से आएगा। तो सर, ये एक बात तो पक्का है कि ये एक्टिवेटर है, SET। ठीक है। दूसरी बात, बेंजीन पर हम इसको जोड़ेंगे SET को, हमें पता करना है ऑर्थो पैराड एक्टिंग है या मेटड एक्टिंग। अब थोड़ा बुद्धिमान बनेंगे तो ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। थोड़ा बुद्धिमान बनेंगे तो कैसे? अगर आप देखें ध्यान से, मैं कह रहा था ये काम आसान है अगर आप कंसेप्चुअली पकड़ेंगे तो। सर, पहले ऑर्थो पे जोड़ो, फिर मेटा पे जोड़ो, फिर पैरा पे जोड़ो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखो। थोड़ा बुद्धिमान तो बनो बच्चे। देखो, S पे लोन पेयर है, S पे क्या है? लोन पेयर है। अगर तुम ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हो, ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हो, तो प्लस यहां बनेगा। कहां बनेगा? S के बगल वाले कार्बन पे। ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो प्लस यहां बनेगा, और प्लस जब यहां बनेगा तो एक बॉन्ड के गैप के बाद लोन पेयर है, तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो इस वजह से अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, RS तो जो बनना है सो बनेगा, इसके अलावा बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा। तो मैं ज़्यादा इसमें लिखने वाला नहीं, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं। पर मैं एक बार फिर से बता दूं, आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ा, जब जोड़ा इलेक्ट्रोफाइल प्लस को माइनस के साथ, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस, एक बॉन्ड का गैप और सल्फर पर लोन पेयर। तो लोन पेयर, एक बॉन्ड का गैप और वैकेंट ऑर्बिटल, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा। इस वजह से SET जो हो गया हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। मतलब दिमाग के किसी कोने में डालते हैं, इतना पापड़ नहीं बेलना है, जल्दी में निर्णय लाना है, तो एक काम करते हैं, अच्छा सर, जिस ग्रुप के बारे में पता करना है, जिसकी वैलेंसी फ्री है, जिसके साथ उसको बेंजीन से जोड़ना है, अगर उस एटम पर लोन पेयर हुआ, अगर उस एटम पर लोन पेयर हुआ, तो वो ऑर्थो पैराड एक्टिंग होगा। क्यों डायरेक्टिंग होगा ऑर्थो पैराड एक्टिंग? क्योंकि जैसे हम बेंजीन से जोड़ेंगे उसको और इलेक्ट्रोफाइल को ला करके हम ऑर्थो पे जोड़ेंगे, तो जहां वो ग्रुप जुड़ा था जिस जगह से, उस वाले कार्बन पर प्लस आएगा, प्लस के बाद एक बॉन्ड का गैप होगा, और उस एटम पर लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज करेगा, इसलिए वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऑर्थो पर वो आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है तो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। हम देख रहे हैं तब से चार्ज ऑर्थो से पैरा पे आ जाता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जरा तेज़ी से आप देखेंगे, आप करेंगे।
जैसे मैंने सवाल लिया ये एस डबल बॉन्ड ओ ई टी, देखिए ध्यान से, हमको पता करना है ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर, ऑर्थो पैराडाइक्टिंग है या मेटाडाइक्टिंग, क्या है। ठीक है सर, तो हमने इसको बेंजीन के साथ जोड़ दिया। अब देखिए जरा, पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, ऐसे रेजोनेंस करेगा, ये करेगा ना दोस्त। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सल्फर और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऊपर की ओर करेगा। तो SOET जो है ये ऊपर की ओर खींच रहा है, -R लगा रहा है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। इस वजह से ये एक चीज तो हो गया कि ये डीएक्टिवेटर है, पक्का। दूसरा, अब रटने वाले बोल देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेटर्स वाले ऑर्थो पैराडाइक्टिंग और डीएक्टिवेटर्स वाले मेटाडाइक्टिंग, पर दोस्त यहां गड़बड़ हो जाएगा। और ये IIT में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिए। कैसे, देखिए जरा, बेंजीन पर हमने S डबल बॉन्ड OET हमने इस तरह से जोड़ा। आप एक चीज भूल रहे हैं दोस्त, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, 2, 8, 6। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2, एक 3, एक 4 बॉन्ड बना रहा है। मत भूलिए दोस्त, इसके पास एक लोन पेयर भी है। अब बताइए, इलेक्ट्रोफाइल हमने यहां जोड़ा ऑर्थो पे, प्लस यहां बना, एक बॉन्ड के गैप के बाद लोन पेयर है, तो ये करेगा प्लस चार्ज, एक बॉन्ड के बाद लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग। तो इस वजह से SOET इसको स्टेबलाइज कर रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जोड़ रहा है। आप समझ गए होंगे, इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डीएक्टिवेटर तो है, अब ऑर्थो पैराडाइक्टिंग है। अब हम बोल दे ये भी एक्सेप्शन है। काहे, क्यों बोले भाई एक्सेप्शन? कंसेप्ट से बनाया, एक्सेप्शन क्यों है? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सर, यहां आपने लोन पेयर का रेजोनेंस क्यों नहीं कराया? नहीं, पाई, एक बॉन्ड का गैप, पाई रेजोनेंस में, पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। तो यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस होगा। जबकि इस केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ते हैं और प्लस आता है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर जाएगा लोन पेयर। ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये देखते हैं, S डबल बॉन्ड OET, ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर, जरा पता करना है हमें। तो हमने क्या किया, बेंजीन के साथ इसको जोड़ा, S डबल बॉन्ड OET, पाई बॉन्ड। अब अगर हम रेजोनेंस कराएं तो ऐसे होगा इसका रेजोनेंस, तो जैसे इसका रेजोनेंस ऐसे होगा तो ये S डबल बॉन्ड OET ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो डेफिनेटली इस वजह से क्या हो गया, ये डीएक्टिवेटर हो गया। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, समझना पड़ेगा आपको। अब दोस्तों देखिए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6। यहां कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आप यहां जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अगर आप ऑर्थो पे जोड़ेंगे, ऑर्थो पे, तो प्लस यहां आएगा, और प्लस यहां आएगा, तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये अपने -I की वजह से खींच करके इस प्लस को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। अगर आप मेटा पे जोड़ते हैं, मेटा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं, तो प्लस यहां बनता, यहां से यहां आता, यहां से यहां आता, प्लस यहां नहीं आता। यानी कि ऑर्थो और पैरा पे जोड़ने पर ये ज्यादा डीस्टेबलाइज हो रहा है -I की वजह से। ये आप समझ रहे होंगे आप। तो इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा, बल्कि मेटा डायरेक्टिंग होगा। मेटा डायरेक्टिंग समझिए, ऑर्थो पे पैरा पे जोड़ेंगे तो प्लस जो यहाँ आएगा SOET, S डबल बॉन्ड OET की वजह से ये प्लस ज़्यादा डीस्टेबलाइज हुआ है। मेटा पे रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो प्लस यहाँ बना, यहाँ से यहाँ गया रेजोनेंस करके, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया ही नहीं,
तो इसका उस केस में माइनस आई थोड़ा कमज़ोर होगा, तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने पे ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरा ख्याल है आपको ये तीनों सवाल समझ में आया होगा। मैं इसको अब मिटाऊंगा, ज़रा लिख लें आप। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कैसे डिसाइड करते हैं। चलिए तो फिर बताइए आप। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी आईआईटी में आया हुआ प्रश्न है, एन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसो बेंजीन के साथ जब इसको हमने जोड़ा एन डबल बॉन्ड ओ को, तो सर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड डबल सिंगल डबल रेजोनेंस इस तरह से कराएंगे हम। तो इसका माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, एनओ का खींच रहा है, तो इस वजह से ये डीएक्टिवेटर हो गया। लेकिन जब हम ऑर्थोपैरा है या मेटा ये डिसाइड करने को जाएंगे, अब देखिए भूलिए नहीं, नाइट्रोजन 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है यहाँ, लोन पेयर तो यहाँ भी था सर, बिल्कुल है, लेकिन लोन पेयर और पाई का रेजोनेंस नहीं है यहाँ। पाई सिंगल बॉन्ड पाई 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 का रेजोनेंस होगा यहाँ पे। यहाँ पर आते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, जब जगह है तो लिख लेते हैं थोड़ा। जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, यहाँ प्लस आया ना, और एन डबल बॉन्ड ओ है, तो इस केस में अब ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ये करेगा बैक बॉन्डिंग, यानी कि ऑर्थो वाला स्टेबलाइज हो रहा है। ऑर्थो स्टेबलाइज होगा तो पैरा पे रहेगा, तब भी स्टेबलाइज होगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि उस केस में इसको हमको एन डबल बॉन्डो को बोलेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो एक तरफ फिर देखिए डीएक्टिवेटर होना है तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये भी आईआईटी में आया है। तो अच्छे प्रश्न तो अच्छे कंसेप्ट से ही बनेंगे। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन, तो जैसे हमने बेंजीन के साथ इसको जोड़ा, बेंजीन के साथ इसको जोड़ा, तो आप देखें इसका रेजोनेंस इस तरह से होगा। ये खींच रहा है, ये वाला ग्रुप इससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया, एक तरफ डीएक्टिवेटर हो गया। दूसरा, अगर हमें ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ये सब डिसाइड करना है, तो हमने क्या किया, सी डबल बॉन्ड सी सी ओ ओ ई टी के साथ जोड़ा, और यहाँ जोड़ा इलेक्ट्रोफाइल। एक बार ऑर्थो पर जोड़कर देख रहे हैं, ऑर्थो पर जैसे जोड़ा तो ये प्लस यहाँ आ गया। अब देखिए प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, क्योंकि ईस्टर ग्रुप में ऑक्सीजन का लोन पेयर का इफेक्टिव रेजोनेंस उसके डबल बॉन्ड के साथ होता रहता है। तो डबल बॉन्ड के साथ जब ये प्लस रेजोनेंस में आ गया, तो ये डबल बॉन्ड ने इस प्लस को स्टेबलाइज किया। तो स्टेबलाइज किया, जब इलेक्ट्रोफाइल को आपने ऑर्थो पे जोड़ा तो ये स्टेबलाइज किया। इस वजह से ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो डीएक्टिवेटर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जनरली डीएक्टिवेटर्स होते हैं तो उन्हें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया कि कैसे पता करते हैं कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, ऑर्थो पैरा कब होगा, कब मेटा होगा, और उसके अलावा डीएक्टिवेटर क्या है, एक्टिवेटर क्या है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर कुछ ग्रुप्स लगे हुए हों तो कैसे डिसाइड करें वो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला कहाँ आएगा, और उसके रेट का ऑर्डर क्या होगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आपको ये क्लास, आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, ये सारे नीडी लोगों तक जा पाएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, लॉकडाउन के समय में उनकी पढ़ाई थोड़ा और व्यवस्थित हो पाएगी। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।